यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करुणी संधी, शिखर पेलले स्कंधी. कधी राजा कधी निराशा, देण सोडले आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही असे घडलो, आम्ही. नमस्कार मंडळी, मी अंजली टाले तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आपल्या कार्यक्रमात, ज्याचं नाव आहे असे घडलो आम्ही. नजारा टेक्नॉलॉजीजचे CMD, ऑनरी कौन्सिल रिपब्लिक ऑफ माली आणि जे युवा उद्योजकांच्या पिढीला घडवतात असे माझे सहसूत्रसंचालक विकास मित्रसेन यांचंही मी इथे हार्दिक स्वागत करते. उद्योजकांच्या जगात व्यवस्थापन म्हणजेच मॅनेजमेंटला खूप महत्त्व आहे. व्यवस्थापनाशिवाय कुठलाही उद्योग किंवा आपलं रोजचं जीवनच घ्या ना, व्यवस्थापनाशिवाय सगळंच कोलमडतं. आज या मंचावर आपण ह्याच सगळ्या विषयांची चर्चा करणार आहोत. मंडळी, आज आपल्याला लाभलेले पाहुणे हे 1992 पासून उद्योग जगतात अगदी प्रभावीपणे काम करीत आहेत. तर मंडळी, स्वागत करूया आजच्या आपल्या पाहुण्यांचं, ज्यांचं नाव आहे रेहान यार खान सर. सर, तुमचं इथे मनापासून स्वागत. रेहान सर गेल्या 25 वर्षांपासून अधिक अनुभव असलेले अत्यंत प्रभावी उद्योजक आहेत. भारतातील सर्वात सुरुवातीच्या तंत्रज्ञान VC फंडांपैकी एक असलेल्या ओरायस व्हेंचर पार्टनर्सचे ते मॅनेजिंग पार्टनर म्हणजेच व्यवस्थापकीय भागीदार आहेत. सर, तुम्ही थोडं आणखी सरांबद्दल सांगा. सो इनके बारे में तो हमारे पास बहुत कुछ बोलने को है, बिकॉज हम इनको जानते हैं 30-40 साल से. हम भूल भी गए अभी कितने टाइम से. और सारे इनके पहलू देखे हैं. अप्स एंड डाउन्स तो हुए नहीं कभी भी, अप्स से अप्स होते रहे. तो अप्स एंड अप्स देखते रहे. इतना हम बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बिजनेसमैन है. ओ वाओ. वेलकम मिस्टर रेहान. थैंक यू. वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर. ये आप 1992 से फाउंडर हैं. 1992 कितने साल हो गए? मोर देन 25. 32. 32. वाओ, फैंटास्टिक. हम देख रहे हैं कुछ की 2-3 कंपनीज आप चलाते हैं, ये चलाए हैं. 3 कंपनीज मैंने चालू किए थे. हाँ. और अब फंड, अब ज़्यादा फोकस है या अब पूरा वेंचर कैपिटल फंड पे फोकस है. लेकिन मैं 1992 से मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ. मैं जैसा मैं कॉलेज ख़त्म किया, मैं कॉलेज से निकलते ही मैं एंटरप्रेन्योर बन गया. ओह, अच्छा. कहीं जॉब कभी नहीं किया. जॉब वॉब नहीं किया. तो वो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं. हाँ, तो वो ज़माने में बोलते थे कि किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है. ये नई बात है. ये नई बात है. तो शायद वैसे ही हुआ. लेकिन मेरा शौक शुरू से स्कूल में ही, जब मैं 15 साल का भी था, मैं कुछ ना कुछ करते रहता था. तो मेरे जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो काफ़ी सपोर्टिव थे कि आप करो, ये दिशा में आप जाओ. और ठीक है, आप जाओगे तो फेल ही हो जाओगे, और फेल हो जाएगा तो ठीक है. लेकिन मेरी भागीदारी थी कि मेरा पहला वेंचर ही चल गया. तो मुझे जॉब करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी. फैंटास्टिक. यू शुड विश कि आप नए काम चालू करो तो जल्दी फेल हो जाओ. हाँ, सो दैट ज़्यादा लॉस नहीं करना पड़े. फिर सोच समझ के एक्सपीरियंस लेके काम चालू करो. सिलिकॉन वैली में बोलते हैं फेल फास्ट. एग्जैक्टली यही. और मेरे वन ऑफ माई बुक्स में भी मैंने आधा चैप्टर लिखा है इसमें. क्यों करना, उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये पूरा लिखा हुआ है मैंने एक स्टेप आगे ऐड किया है, जो हिंदुस्तानी स्टेप है. फेल फास्ट, फेल चीप. So that is what exactly I Don't run out of mean. money. Very nice. Yes. मॅनेजिंग पार्टनर म्हणून काम बघताना तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं काय वाटतं? ओरायस एक फंड है, और हम फंड में से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. जी. जैसे कि हमारे मशहूर स्टार्टअप्स है ओला कैब्स, फार्म You got an इजी. investment ना? उसमें इन्वेस्टमेंट है ना, आपका ही है ना? हाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट है. हाँ. तो हम फंड में से इस तरीके से के स्टार्टअप्स में हम इन्वेस्ट करते हैं जो नए टेक्नोलॉजी आइडियाज़ हिंदुस्तान के लिए लाए हैं. और ये इसमें काफ़ी जवान फाउंडर्स होते हैं. जैसे कि जब हमने ओला में इन्वेस्ट किया था, वो फाउंडर की उम्र सिर्फ 26 साल थी. और काफ़ी हमारे फाउंडर्स 28, 29
इनकी काफ़ी कम उम्र होती है, तो हम इस किस्म के स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करते हैं और बट इनका पोटेंशियल होना चाहिए काफ़ी बड़ा. याचबरोबर सरांच्या पोर्टफोलिओमध्ये कंट्री डिलाइट, फार्म इझी, झूपी, कार्बन, बेली स्मार्ट, नेक्स्ट वेव, वेदांतू, मोबिविक, लँडबॉक्स आणि इक्झिगो यांचा सुद्धा समावेश आहे. जसं सरांनी आता सांगितलं की यांनी यापूर्वी ओला कॅब्स आणि ध्रुवामध्ये पहिल्या फेरीतील गुंतवणुकीचं नेतृत्व केलं होतं. सो जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट, जी, तो इन्वेस्टमेंट ये जो है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है. बिल्कुल. तो आप हमारे ऑडियन्स को म्हणजे आपल्या सामान्य जनतेसाठी तुम्ही गुंतवणुकीसाठी काय सांगाल किंवा कसे धडे द्याल? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है क्योंकि हम दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. जी. जब हम फंड चलाते हैं, हमारा सेबी रेगुलेटेड फंड है, इसमें दूसरे लोग उसमें इन्वेस्ट किए, हमारा खुद का पैसा नहीं है. थोड़ा पैसा हमारा खुद का भी होता है लेकिन ज़्यादातर पैसा दूसरों का होता है फंड के अंदर. तो ये बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी का काम है. तो मैं आपको एक फिगर देता हूँ. हम साल में 4 से 5 हज़ार नए स्टार्टअप्स को मिलते हैं. हमारी टीम 4 से 5 हज़ार नए स्टार्टअप्स को मिलते हैं और 8 से 10 में इन्वेस्ट करते हैं. Oh my God. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत डिफरेंस है. बहुत क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास. ये पैसा इन्वेस्ट करके फिर लौटा के फिर उस पर प्रॉफिट भी कमाना. जी. तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. तो हम बहुत ही ध्यान से हर चीज़ स्टडी करके और बहुत ही ऊंचा क्राइटेरिया रख के हम इन्वेस्ट करते हैं. हमें सब चाहिए कि इसमें प्रॉफिट भी होना चाहिए. ये जो स्पेस है वो भी काफ़ी बड़ी होनी चाहिए. इसका पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए. फाउंडर बहुत ही तगड़ा होना चाहिए. उसकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए. हम काफ़ी फ़ोन कॉल्स करते हैं उसकी इंटेग्रिटी पूछने के लिए कि वो कैसा था, कॉलेज में कैसा था, अपने जॉब में कैसा था. हम बहुत छानबीन करते हैं उसकी. और वो सब करने के बाद ये 4-5 हज़ार में से हमें साल में 8 से 10 मिलते हैं. फिर मग तुम्हाला असं वाटतं का की भारतात युवा उद्योजकांची जी पिढी आहे, म्हणजे जसं सर पण त्याच्यासाठी काम करत असतात, सो डू यू थिंक वी आर लॅकिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसी कंट्री है जो एक एंटरप्रेन्योरियल नेशन है. वाह. आप देखिए हमारे लोग जब अमेरिका, यूके वगैरह भी जाते हैं, काफ़ी वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं. एग्जैक्टली. तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल नेशन है. आप इंग्लैंड में जाओ, पूरे दुकानें अब आर रन बाय इंडियंस. दुबई में ऑल रन बाय इंडियंस. तो हमारे एंटरप्रेन्योर तो हमारे एंटरप्रेन्योरियल नेचर हमारे खून में है. तो एंटरप्रेन्योर्स की बिल्कुल कमी नहीं है. क्या कमी होती थी, हम जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स नहीं होते थे तो ये लोगों को पैसे नहीं मिलते थे अपनी अब बनाने के लिए. अब जब पैसे मिलने चालू हो गए, आप देखिए हमारे पास हमारे देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं. यूनिकॉर्न का मतलब वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या 8,500 करोड़ की हो गई. तो वैसे 100 से ज़्यादा भी कंपनीज़ हैं. काफ़ी ऐसे कंपनीज अब IPO कर चुके हैं. जैसी विकास सर की कंपनी थी, विकास सर और उनके बेटे ने जो चालू की थी नज़ारा, वो भी एक स्टार्टअप थी एक ज़माने पे. असल में हमारा भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था, काफ़ी लेट हमने किया था नज़ारा में, और फिर वो कंपनी जाके IPO हो गई. तो इस किस्म के कंपनीज अब 100 से आ रहे हैं. क्योंकि ये नहीं था कि टैलेंट नहीं था या अपॉर्चुनिटी नहीं थी, पैसे नहीं थे, वेंचर कैपिटल नहीं था. अब मतलब है ना, करीब काफ़ी सालों के बाद अब हर बच्चा जो निकलता है कॉलेज से, सीनियर कॉलेज में नहीं जाता है. सबसे पहले उनको चाहिए कि हम अपना कंपनी शुरू करें. इतना इम्पोर्टेंट हो गया ये कंट्री के लिए बिजनेस. मैं तो एक जर्नी में गया ही था ऑथर की. मैंने 8 बुक पब्लिश कर दी. तो एकदम सडनली मैं रोज़ देख रहा हूँ कि कोई नया ऑथर ऐसा क्या एकदम से आ गया है इंडिया में कि हर आदमी लिखना चाहता है. सो रेहान साहब, हमने सुना था कि आपने भी 1-2 बुक्स लिखी हैं.
विकास जी एक ही लिखी है ओके ओके जो 2019 में पब्लिश हुई ओके और अमेज़ॉन पे एक टॉप सेलर बन गई और अभी भी 5 साल के बाद उसमें 4.5 आउट ऑफ 5 उसकी Wow. रेटिंग है। रेटिंग है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि अलग अलग लोग बुक्स क्यों लिखते हैं और नॉर्मली जो बुक्स लिखते हैं वो अपने काफ़ी लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं एट द एंड ऑफ करियर अलग वगैरह, अलग टाइप की चीज़। लेकिन मेरी वजह ये थी, मेरे बुक का नाम है मेक योर ओन लक। ओके ओह नाइस और टॉपिक। कि मैं जब इन्वेस्टर बना 2008 में और मैंने 10 साल ये देखा 2018 तक कि काफ़ी मुझे लोग मिलते थे जो मुझे बोलते थे कि लक मेरे तरफ नहीं है, ओके लक मेरे तरफ नहीं है और दूसरे लोग लकी इसके हैं लिए। दुनिया में और मैं बेचारा पीछे रह गया। जा रहा हूँ। तो लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया वो 10 साल में कि वो लक जो बोलते हैं, लक्ष्मी जो बोलते हैं, वो कारण कम, वहाँ से आया, लक्ष्मी से। हाँ, सॉरी। वो कारण कम है और जो चॉइसेस और जो हमारी ट्रेनिंग दी गई है हमें ज़िंदगी में उसकी वजह ज़्यादा है। रॉन्ग ट्रेनिंग्स, रॉन्ग ट्रेनिंग, गलत चीज़ें हमें सिखाई गई है और हम गलत दिशा में हम गुजर रहे हैं और वो कारण ज़्यादा है कि हमारी ये जो लक जो बोलते हैं वो ख़राब है। जैसे कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि ऑलवेज बी बेटर, compete, गेट मोर मार्क्स, विन द रेस। लेकिन बिजनेस में और या ज़िंदगी में आपको कुछ चीज़ अलग करनी चाहिए इन ऑर्डर टू विन द रेस, नॉट बेटर। यस जैसे कि अभी जोमेटो बन गया, स्विगी बन गया, अगर मैं Yeah. जाके एक बेटर जोमेटो, बेटर स्विगी बनाने की कोशिश करूं तो वो तो बहुत ही मुश्किल है, वो बड़ी बड़ी Yes. कंपनीज बन गई हैं। अगर आप कुछ अलग करें, जैसे कि आपने किया, आपने एक गेमिंग कंपनी चालू की, गेमिंग कंपनीज होती ही नहीं थी वो टाइम पे और यू आर द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी, तो आपने कुछ अलग किया तो वो जगह में आपका कंपटीशन कम था और आपकी कंपनी सक्सेस बन गई। तो मैंने ये किस्म की चीज़ें देखी और ऑब्जर्व की और 7 चीज़ें हमने देखी और ऑब्जर्व की और वो हमने बुक में डाले, जो ऑब्जर्वेशंस थे जिससे आपका लक जो आप कहते खुल हैं गया। लक, वो उसे खुल सकता है और बुक वॉज वेरी अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ दैट। सर मला तुम्हाला असं विचारायचं, जसं तुम्ही आता सांगितलं की रॉन्ग ट्रेनिंग या फिर गलत अप्रोच, तो आज के डेट में उसको सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले मेरे बुक पढ़ो। वेरी नाइस, गुड वन। लेकिन वही तो हमने बुक में लिखा है। जैसे कि एक चैप्टर है बुक में जिसको हम कहते हैं बिगिनर्स माइंड। तो क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे आइडियाज़ मोर एंड मोर फिक्स हो जाते हैं और हम कोई चीज़ को देखते हैं और हमें हमारा आइडिया उसकी तरफ ऑलरेडी फिक्स्ड है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं। 3 दिन पहले मैं मेरे छोटे बेटे के साथ जो सिर्फ 2 साल का है, मैं गाड़ी में जा रहा था और मैंने उसको ट्रैफिक लाइट बताई। तो मैंने बोला बेटे ये क्या कलर है? तो उसने बोला रेड एंड ब्लैक। अच्छा, तो उसका दूसरा कलर ब्लैक है। नहीं, नीचे के लाइट्स क्योंकि ऑफ थी वो ब्लैक थी। अच्छा अच्छा। मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे सिर्फ रेड लाइट दिखती थी क्योंकि उसका हिज माइंड इज न्यू, उसका माइंड नया है, उसको रेड भी दिखा, ब्लैक भी दिखा। ऑब्जर्विंग तो माइंड, इसको बोलते हैं अ बिगिनर्स माइंड। जो तो जानता अगर नहीं आप है, इंफॉर्मेशन नहीं है पुराना इन्फॉर्मेशन, Yes. हमारे दिमाग में वो ब्लैक दिखता ही नहीं है रेड लाइट में, वी ओनली सी द रेड। या तो लाइफ में भी तो हम 2 गलतियां करते हैं। एक, जो नए लोग जब हमें आइडियाज लेकर आते हैं, हम बोलते हैं ये आइडिया बेकार है, ये तो कभी चलेगा नहीं। दैट इज वन वेरी बिग रीजन फॉर फेलियर, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम जब खुद कुछ चीज़ को देखते हैं हम बहुत ही फिक्स तरीके से देखते हैं कुछ चीज़ को, जैसे कि प्री कंसीव नोशंस रहते हैं, प्री कंसीव नोशन दुनिया हमको में दिखता नहीं है जो एक्चुअल दिखना चाहिए। बिल्कुल। जब आप सोचिए सिंपल थिंग, जब मोबाइल फ़ोन आया लोग बोले कौन यूज़ करेगा मोबाइल फ़ोन, कोई भी यूज़ नहीं करेगा। जब फूड डिलीवरी वगैरह, जब मैं ओला जब मैंने इन्वेस्ट किया, मैं लोगों के पास बोला कौन ऐप पे ऑर्डर करेगा टैक्सी, मैं तो नीचे जाके हाथ डाल के एक टैक्सी मंगा लेता हूँ, उस पर कौन करेगा। लेकिन आप देखिए
टोटल how things have सिस्टम ही हो changed. गया है। तो यू हैव टू हैव अ बिगिनर्स माइंड। तो हमने ऐसे 7 चीज़ें डाली है बुक में जो मैंने ऑब्जर्व की है राइट। कि लोग ये 7 चीज़ों की तरफ से क्यों फेल हो जाते हैं। फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं तो जो काफ़ी जो लोग यूजुअल चीज़ें करते हैं वो तो मैं करता ही हूँ। खाने पीने का भी शौक़ है, घूमने का भी शौक़ है, मूवीज़ देखने का भी शौक़ है, मेरे छोटे बच्चे के साथ टाइम गुजारने का शौक़ है। लेकिन मेरा एक शौक़ और है, और मैं ये चीज़ से मेरी बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। आप शायद इंडिया में जो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, even now it's for men it's सिर्फ लेट 60s और women के लिए अर्ली 70s, जो काफ़ी बाकी देशों में सब दोनों के लिए ओवर 80s है। तो वन ऑफ द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज इन द वर्ल्ड हमारे देश में है, डिस्पाइट इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी, और 75 साल हो गए सिंस इंडिपेंडेंस। तो मेरी ये खोज है, और शायद मैं इसको अगला बिजनेस नहीं कहलाऊंगा बिकॉज इट विल नॉट बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि 10 साल के बाद मैं ये दिशा में काम करूं जिससे मैं हिंदुस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाऊं। तो ये मैं फ्री टाइम पे मैं इसमें काफ़ी खोजता हूँ, सोचता हूँ, लोगों से बात करता हूँ कि ये कैसे, इसका कारण क्या है। ईटिंग हैबिट्स बुरी है, एक्सरसाइज, मेडिकेशन सिस्टम इन द कंट्री, ओवरऑल लाइफ कैसे जी रहे हैं। तो तो वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्व्स अ प्रोग्रेसिंग नेशन। जीडीपी बढ़ने से क्या फ़ायदा, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या फ़ायदा अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ी। एग्जैक्टली, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग दूरदर्शन रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या व्यूअर्स को कि उनका क्या सजेशन है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप पूछ सकते हैं और आपके पास वो सिस्टम होए कि उनके लेटर्स आए और उसको आप एनालाइज करें एंड गिव इट बैक। ओके, बाकी yes, it will be wonderful to get people's suggestions मतलब and इनका जो अभी जो कि बात कर रही है, whether that can go on air and आप पूछ लें कि आप लोग को कुछ सजेशन देना है क्या, बिकॉज इतने लोग देख रहे हैं, किसके माइंड में क्या आता है क्या मालूम, कोई नई चीज आ जाए। Absolutely. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार हमारे सभी दर्शकों के लिए ये बात बोल दें कि उनकी तरफ से जो फीडबैक है वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, आपके जो भी सजेशंस हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, शायद आपने किसी कोई आपके ख़ानदान में, फैमिली में कोई बुज़ुर्ग हो, कोई आपने देखा शायद आपके पड़ोस में, उनके हैबिट्स, उनका कारण जो आपके जहन में आया कि क्यों उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊंची है और दूसरों की कम है, तो आप ये सजेशंस अगर बाय ईमेल वगैरह भेज सकेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे आयडियाज़ आएंगे। ओके, ओराइसच्या पोर्टफोलिओमध्ये त्यांच्याकडे कन्झ्युमर टेक, B2B टेक, हार्ड टेक, एग टेक आणि फिनटेकमध्ये गुंतवणुकीचा वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ आहे। तर सर आम्हाला हे सांगा की हे जे प्रत्येक शब्दानंतर टेक आहे, कन्झ्युमर टेक, B2B टेक, तर हे थोडक्यात आमच्या रसिकांना तुम्ही ह्याच्याबद्दल काय सांगाल? तो व्हाट इज इट? टेक का मतलब ये है कि कोई भी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, ये एक बहुत बड़ी नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आई। तो पहले जो वेव आया वो कंप्यूटर रेवोल्यूशन का था, और फिर उसके बाद जो बड़ा रेवोल्यूशन आया वो था इंटरनेट का, ब्राउज़र जी, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, ऑनलाइन सर्फिंग कर सकते थे। फिर उसके बाद जो बड़ा टेक्नोलॉजी का वेव और रेवोल्यूशन आया वो था मोबाइल। मोबाइल वाज नॉट ओनली स्पीकिंग, लेकिन मोबाइल की जो स्क्रीन, जो स्मार्टफोन आया उसके बाद, उसके तरफ से एक रेवोल्यूशन आया जिसकी तरफ से 2 चीज़ें हुई। एक, कॉमन मैन
के हाथ में कंप्यूटिंग पावर आ गई, जी क्योंकि वो फोन के थ्रू सस्ता था। जैसे कंप्यूटर आप जाके आप खरीदे 30, 40, 50, 60 हज़ार का, मैं फ़ोन 10,000, 5,000, 7,000 में भी ले सकता हूँ। तो कॉमन मैन के हाथ में कंप्यूटिंग पावर आई, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। और दूसरी चीज़, वो आपके साथ कहीं भी घूम सकता है। जी तो ये सब एक के बाद एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। अब आया है एआई, जी जो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ रहा है। रोबोटिक्स एक बहुत बड़ी दूसरी रेवोल्यूशन आ रही है। तो हमारी जो फर्म है, हम ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के साथ बहुत काफ़ी बिजनेसेस बनती हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आके बड़े बड़े कंपनीज उसमें बनाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम इन्वेस्टर्स का मनी लेके इस किस्म के कंपनीज में डालें और इसका दुगना फ़ायदा होए। एक ये किस्म की कंपनीज हिंदुस्तान में बने और दूसरी तरफ से इन्वेस्टर्स उनके तरफ से एक प्रॉफिट कमाएं। इतनी चीज़ें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब के लिए टाइम कहाँ मिलता है पर्सनल लाइफ के लिए? जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ही मेहनत की, 20 साल 25 साल। और फिर उसके बाद थोड़ा जब टीम वगैरह बन गई तो अब टाइम ज़्यादा मिलता है। और मेरी खुशनसीबी ये भी हुई कि मैं काफ़ी लेट फादर बना। और मैं फादर वो टाइम पे बना जब मेरे पास टाइम था और है बच्चे को देने के लिए। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मैं पहले पहले मैं सिर्फ बिजनेस पे फोकस था, और जब ये बन गया तो अब मेरे पास टाइम है, क्योंकि काफ़ी टीम है, काफ़ी टीम बन गई है। तो स्पेंडिंग टाइम विद माय चाइल्ड, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए ज़िंदगी में। और जैसे मैंने बताया, ये मेरा दूसरा ये पैशन प्रोजेक्ट भी है साइड में। तो टाइम मिल जाता है सर। व्हेरी गुड. सरांच्या थोडं शिक्षणाकडे आपण वळूया. त्यांनी मुंबईतील सेंट झेवियर कॉलेजमधून राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचं शिक्षण घेतलं होतं आणि याबरोबरच न्यूयॉर्कच्या कोलंबिया बिझनेस स्कूलमधून त्यांनी MBA केलं होतं. तर सर, मला तुम्हाला असं विचारावंसं वाटतं की भारतीय आणि तुम्ही ज्या कोलंबियाच्या त्या बिझनेस स्कूलमधून MBA केलं, तिथल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये तुम्हाला काय फ़र्क वाटतो? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन सिस्टम दोनों देशों में, क्या लगता है आपको? तो हिंदुस्तान में जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके. तो आप देखते हैं विदेश में भी जो इंजीनियर्स जो वगैरह सब यहाँ से आ रहे, जो बोलते हैं स्टेम सब्जेक्ट्स जी इंग्लिश में, जो स्टेम सब्जेक्ट्स में हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, CBSE, ICSE, वो एरियाज में बहुत ही तगड़े हैं। और जो फॉरेन बोर्ड्स होते हैं, मैंने थोड़ा स्कूलिंग भी किया है, O लेवल A लेवल पहले इन द फॉरेन बोर्ड, वो लिबरल आर्ट्स में ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के बोर्ड में। हम ये कह नहीं सकते कि कोई भी सिस्टम एक से दूसरे से बेहतर है, दोनों का फोकस अलग है। हिंदुस्तानी फोकस ज़्यादा इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट्स में है, और इसलिए आप देखते हैं हमारे देश में इतने इंजीनियर्स आते हैं और इतने इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं हमारे देश में। हम कितने इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करते हैं, और आप देखते हैं सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, सब यहीं से आए और ये स्कूलिंग सिस्टम से आए। ये स्कूलिंग, सबसे ज़रूरी बात है, ये स्कूलिंग सिस्टम से आए जी। और फिर वहाँ गए हैं, तो ये बोल नहीं सकते कि वहाँ का सिस्टम बेहतर है और यहाँ का वर्स है, या यहाँ का बेहतर है और वहाँ का वर्स है। बोथ हैव देयर ओन, दोनों की अपनी जगह होती है। ओके. मैं जब छोटा था जी, मतलब 10-12 साल का, तो मैं कई बार मेरे फादर को सुनता था बोलते हुए लोगों को, आई एम अ 24 आवर सर्वेंट ऑफ द कंपनी। उस टाइम हमको समझ में नहीं आता था, मैं सोचता था तो सोते भी हैं, सब कुछ ही करते हैं, तो 24 आवर सर्वेंट कैसे हुए? अब जाके काफ़ी साल के बाद समझ में आया कि हमको जब भी जुगाओ सुलाओ, हम वहीं खड़े हैं। राइट, इट्स समथिंग न्यू, ऐसे रिमार्क कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल एज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी, यस, you are responsible to so many people, to your employees, to yourself, and you have, कोई बॉस नहीं होता है आप जिससे जाके आप शिकायत करो, कोई HR नहीं होता है जिसके पास आप जा सकते हो। तो हमारा शुरू का जो बिजनेस जो जिसमें मैं था, वो टेक्सटाइल मिल थी जी। 4000 वर्कर थे, 4000,
तो वो सब दे यूज्ड टू लुक अप टू अस येस बिल्कुल कि हमारा फ्यूचर आपके हाथ में है, हमारा फैमिली का आपके हाथ में है। अब तो क्या हर कंपनी में 20, 30, 40, 100 बोले तो बहुत हो गए। और जब आपके बच्चे भी हो जाते हैं सेम, तो मेरा एक दोस्त है, अपने ट्विटर प्रोफाइल पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयड बाय माय चिल्ड्रन। वो अभी आगे तो वही बढ़ गया, वही हो गया। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ मैनेजिंग पार्टनर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या लगता है टू मॅनेज एव्हरीथिंग? क्योंकि बिझनेस मॅनेज करणं, एक संपूर्ण उद्योग जगतात काम करणं, त्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी मॅनेज करणं, जसं आता सर म्हणत होते की HR किंवा या सगळ्या डिग्निटीजला मैनेज करना ही खूब मोटी गोष्ट है। सो आपको क्या लगता है कि सबसे पावरफुल या फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है एज अ मैनेजिंग पार्टनर? मुझे लगता है, और मेरा तजुर्बा, और काफ़ी गलतियों के बाद ये तजुर्बा भी आया है, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग टू पीपल। और सबसे बड़ी गलती ये है कि खुद अपने आप कोई करे। तो जब मैंने करियर चालू किया था, मैं खुद अपने आप सब करना चाहता था। फिर बाद में ओवर द इयर्स मैं ये सीखा कि बिग सुपर पावर और कंपनी ऐसी बढ़ती है कि व्हेन यू आर डेलीगेटिंग टू पीपल, और लेकिन इसका एक तरीका होता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अच्छे लोग को रिक्रूट करें और उनको फिर ट्रेनिंग दें। रेहान सर 1992 पासून 3 कंपन्या उभारणारे संस्थापक आहेत, त्यापैकी 2 कंपन्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आहेत। याचबरोबर स्टार्टअप इंडिया एंजल नेटवर्क्स मुंबई शाखेच्या स्थापनेत त्यांचा जवळून सहभाग होता। सर IVCAच्या कुलगुरू परिषदेचे माजी अध्यक्ष म्हणून, टाय सनह आणि धोरण विकास म्हणून भारतातील उद्योजकता विकासाचे सक्रिय समर्थक आहेत। कौटुंबिक मूल्य जो हमें मिलते हैं वो एज अ ह्यूमन बीइंग रेज होने में कितना इम्पोर्टेंट या फिर कितना मायने रखते हैं? तो ज़िंदगी में दो किस्म की एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। एक तो ऑफ कोर्स एकेडमिक एस्पेक्ट, दूसरी जो बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, दुनियादारी, राइट? कि आप दुनिया को पहचानो और आप दुनिया को जानो, राइट? क्या हो रहा है, तो या शायद बिजनेस के थ्रू आता है, ट्रैवल्स के थ्रू आता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू आता है, घटनाओं के थ्रू आता है, फेलियर्स के थ्रू आता है। तो ये एक इंसान को पूरा बनाती है और इंसान को आगे बढ़ाती है। आप सिर्फ बुकिश नॉलेज या एक चीज़ आप करने जाओ अपने दुनिया में, एक ही दिशा में आप चलो, तो वो ऑल राउंडेड एक्सपीरियंस नहीं आता है। एक्झॅक्टली। सरांचं म्हणणं आहे की आपण पुस्तकी शिक्षणाबरोबरच आपल्या आजूबाजूच्या घडामोडींकडे, आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणाकडे लक्ष दिलं पाहिजे। त्याहून आपण एक उत्तम माणूस बनू शकतो, उत्तम व्यक्तिमत्व आपण एक बनवू शकतो। सर तुमचं खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही या मंचावर आलात, आम्हाला खूप मोलाच्या गोष्टी सांगितल्यात, आमच्या ज्ञानात भर घातलीत। मी तुमचं खूप मनापासून धन्यवाद देते की तुम्ही इथे आलात। यासोबतच मी सरांच्या वतीने पण तुमचं धन्यवाद देते। शेवटी मी तुम्हाला वपू काळेंची एक कविता सांगणार आहे, जी आपल्या जीवनाचं सुयोग्य व्यवस्थापन काय असतं हे सांगते। वपू काळे म्हणतात की जेव्हा अडचणीत असाल तेव्हा प्रामाणिक राहा, जेव्हा आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल तेव्हा साधे राहा, जेव्हा एखादं पद किंवा अधिकार तुमच्यासमोर असेल तेव्हा विनयशील राहा, जेव्हा अत्यंत रागात असाल तेव्हा शांत राहा, आणि जेव्हा अत्यंत दुःखात असाल तेव्हा स्थिर राहा। हेच असतं आयुष्याचं सुयोग्य व्यवस्थापन। मला आशा आहे की आपण सगळेजण आपल्या आयुष्यातलं सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यात नक्की यशस्वी राहू। मंडळी, पुन्हा एकदा भेटूया लवकरच। तोवर मी आणि माझे सहसूत्रसंचालक विकास मितरसेन तुमची रजा घेतो। खूप खूप धन्यवाद। थँक्यू। यज्ञ करावे, कर्म करावे, निर्धाराने लढत राहावे, संकटांची करून संधी शिखर पेलले स्कंधी, कधी राजा कधी निराशा देण सोडले आम्ही असे घडलो आम्ही, असे घडलो आम्ही, असे घडलो आम्ही, असे घडलो